गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा रहेगा CDS 1 2023, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ड क्लासेस से रिलेटेड। सबसे पहले हमें डायरेक्शंस पढ़नी है। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ वर्ड और वर्ड्स अंडरलाइन है। रीड करना है सेंटेंस को केयरफुली एंड फाइंड करना है विच वर्ड क्लास द अंडरलाइन वर्ड और वर्ड्स बिलोंग टू। इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन योर आंसर सी। तो इसका मतलब हमें पार्ट ऑफ स्पीच ही बताने हैं, कहने का मतलब ये। तो देखो, आई लाइक दैट बॉय, दैट क्या है यहाँ पे? नाउन। और दैट, और ये है हमारी वर्ब। तो उस बॉय को, तो इसी के रेफरेंस में आ रहा है आई लाइक दैट बॉय। तो ये है हमारा प्रोनाउन। और कैसा प्रोनाउन हो जाएगा ये हमारा? नाउन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पार्टिसिपल बिल्कुल भी नहीं, मीनिंग कंजंक्शन किसी दो को तो जोड़ ही नहीं रहा। ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देन नेक्स्ट, विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस हमें भी पता है कि ये हमारा क्या है? नाउन। देन प्रेपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद ये तो नाउन होगा, ये प्रोनाउन, तो ये नाउन है। यू हैव नो सेंस। अब यहाँ पे ये क्या है? नाउन। नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव तो कहीं लिखा नहीं है, तो ये हो जाएगा डिटरमाइनर। नन ऑफ दीज, ये होते हैं प्रोनाउन। इसके सभी में प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इन डिफाइनाइट प्रोनाउन। इनडिफाइनाइट प्रोनाउन भी होते हैं। तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई का, नन ऑफ दीज कार यूज इन इज इन यूज, इनमें से कोई भी कार यूज़ नहीं ली जा रही है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने ऊपर देखा था, दिस दैट दोज ये करके आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव का कुछ रोल है ही नहीं इसमें, डेमोन्स्ट्रेटिव होगा नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है ये हमारे सेंटेंस को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी शैल नाउ बिगेन टू वर्क, वह शैल नाउ बिगेन टू वर्क मतलब वर्क को स्टार्ट करना चाहती है, अभी बिगेन करना चाहती है नाउ। तो ये कहीं ना कहीं हमारी वर्ब को क्या कर रही है? मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड। तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। जो भी वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा। अब ओइंग टू हिज इल हेल्थ, ये प्रेपो है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट इज इल हेल्थ। तो यहाँ पे हमारा ओइंग क्या हो जाएगा? टू आया है, तो ये हमारा प्रेपो है, तो इसके रिलेटेड में पूरा आ जाएगा, तो ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट। तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, प्रीपोजिशन है ये। माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयरफॉर नॉट एलिजिबल टू वोट। इसीलिए वो क्या नहीं है कि मेरी जो सिस्टर है वो जस्ट 16 ईयर की है और वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं एलिजिबल ये वर्ब है, देयरफॉर एलिजिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर कंजक्शन। एंड भी कंजक्शन का काम कर रहा है, देयरफॉर भी यहाँ पे कंजक्शन का ही काम कर रहा है।
कंजक्शन नहीं होगा, अभी मैंने देखा है, ये हमारा होगा एडवर्ब, क्योंकि एंड कंजक्शन का काम कर रहा है देयरफॉर, इसीलिए वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। किसके लिए? तो ये हमारी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विद अस। तो हमें वैसे ही दिख रहा है कि ये क्या है, हमारा परिपोजिशन है, लेकिन परिपोजिशन तो आया ही नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। विच वे शैल वी गो, हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा वे नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव, और ये तो हमें पता ही है लास्ट, ये इंटरजेक्शन हो जाएगा। इंटरजेक्शन पे आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा जो आप सही करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं हमें, जिसमें सबसे पहले हम डायरेक्शन को पढ़ेंगे। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज़, अब देखो यहाँ पे भी हम सीख सकते हैं कि ईच ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल आता है, जो भी सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। A blank space and is followed by 4 choice. Select the most appropriate choice to fill in the blanks. He was a speaker that I had ever heard. यानी ऐसा स्पीकर था कि मैंने उसे हमेशा सुनना चाहूँगा। तो देखो द मोस्ट इलोक्वेंट मतलब बहुत अच्छी स्पीच देना, तभी तो हम बार बार सुनना चाहेंगे। द मोर इक्विलेंट, मोर तो नहीं होगा, फिर देन के साथ कंपेयरिंग करने के, वेरी इक्विलेंट तो होगा नहीं, और इक्विलेंट सीधा है नहीं, कि ऐसी स्पीच है, मोस्ट इलोक्वेंट स्पीच है जिसको हम बार बार सुनना चाहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन टू हु यू स्पोक ऑन द फोन, या फिर whom you spoke, क्योंकि देखो यहाँ पे वैसे तो देखो ये what was the person, वह कौन पर्सन था, जो कि यहाँ ऑब्जेक्टिव के सेंस में आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारे पास है, तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए इसमें, ना कि सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास ये है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट, प्रेपो के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो हु तो नहीं होगा, ये होगा हमारा होम, या तो हु आएगा या होम आएगा, कोई चीज़ सेलेक्ट कर नहीं रहे हम। ये हो जाएगा व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन टू whom यू स्पोक ऑन द फोन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन मोहन लेटरली, यस्टरडे, लास्टली, लेट। तो इसमें भी ये फिक्स पोजीशन रहता है लेटली, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो पास्ट तो होगा नहीं, पास्ट तो होगा नहीं, पास्ट होगा नहीं, तो लेटली। हैव यू सीन मोहन लेटली, तुमने लास्ट बार मोहन को कब देखा था, कब देखा है। यू लिव इन रेदर एन ओल्ड हाउस, फेयरली एन ओल्ड हाउस, क्वाइट एन ओल्ड हाउस, प्रीटी। अब देखो हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि कोई भी ओल्ड हाउस होगा वो क्या होगा, रेदर, बाई चांस ही हम उसमें रहने की कोशिश करेंगे, या वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो सकता है, तो उस सेंस में, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा रेदर। वी लिव इन रेदर एन ओल्ड हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस, अब यहाँ नोट के सेंस में कि आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो, मैं कल टेनिस खेलने जा रहा हूँ, अनलेस इट रेन्स, अगर रेन वहाँ पे नहीं आती है तभी तो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा अनलेस इट रेन्स, कि रेन नहीं आए, इट डजंट रेन, अनलेस कोई जोड़ रहा है तो नोट नहीं आएगा उसमें, राइट। अनलेस इट रेन्स, कि रेन ना आए, ना आने का सेंस ये दे रहा है, हम कंफ्यूज हो सकते थे इसमें, तो ये नहीं होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, द मेकअप ऑफ द कार इज अननोन, द मेकिंग ऑफ द कार, तो द के बाद क्या आना चाहिए, हमारा नाउन आना चाहिए, तो यहाँ पे होगा द मेकिंग ऑफ द कार इज अननोन, जो भी कार मेकिंग की गई थी वो हमारे लिए क्या थी, अननोन थी। ही पेड हिज डेब्ट्स
down to the last penny, down over, sorry, his debts over, or debtfully. He paid his debits, उसने अपने डेबिट्स को पे किया. डाउन टू द लास्ट पेनी के लिए. तो फुल तो होगा नहीं, उसने पेड किया है, फुली तो होगा नहीं, उसको डाउन करने के लिए कुछ किया है उसने. डेवलपिंग ग्रोथ इन ए डिजर्व कंट्री रिक्वायर्स डिटेल्ड प्लानिंग. अब सरकासिटी तो हो नहीं सकता और पॉवर्टी नहीं हो सकता. हम पॉवर्टी को थोड़ी ना डेवलप कर रहे हैं, या तो ग्रोथ को डेवलप करेंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर को. लेकिन कंट्री की बात हो रही है कुछ प्लानिंग करने के लिए, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे जिससे कि ग्रोथ हो सके. तो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिजर्व कंट्री रिक्वायर्स डिटेल्ड प्लानिंग. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोक्यूरमेंट प्रोविज़न हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर. या फिर सब्सिडीज़ करती है, प्रोविज़न करती है, या फिर एडुकेट. तो एडुकेट प्रोविज़न होगा जो पहले से ही फिक्स्ड है, वो क्या करेगा, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगा, ना कि कैपिटल. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द growth in the Indian financial market can be attributed to a number of forms. तो कहीं ना कहीं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की बात की, उसकी ग्रोथ की. द इफ़िशियंसी ग्रोथ होगा, द फिनोमिनल ग्रोथ होगा, या कैटास्ट्रॉफी, या मैटर. तो देखो इफ़िशियंसी की तो बात नहीं हो, द इफ़िशियंसी को हम ग्रोथ से रिलेट नहीं कर सकते. और कैटास्ट्रॉफी का मतलब कोई कैटास्ट्रॉफी की जा रही है, तो इसमें जो भी फिनोमिना है ग्रोथ का, किसमें, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में, वो हम कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फर्म्स को हम बढ़ा सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इसमें. देन अब आते हैं हमारे ऑर्डरिंग वाले. ये क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए. 20 क्वेश्चन आते हैं. 20 क्वेश्चन में हमें 20/20 मार्क्स लेने हैं. तो इसमें हम सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ेंगे, देन हम ऑप्शंस पे जाएंगे, देन फिर इसमें पेयर बनाने की कोशिश करेंगे. हो सकता है कि कहीं एक दो बार ऐसे क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी काम डाउन होके हमें वो करने हैं, क्योंकि जितनी हमारी रीडिंग स्किल अच्छी होगी हम उतने अच्छे से पेयर बना पाएंगे. तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस पढ़ते हैं. ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस चंक्स ऑफ विच हैव बीन जम्बल्ड है. कुछ इसमें दीज चंक्स हैव बीन लेबल्ड है, जो कि जो जम्बल्ड है वो लेबल्ड है PQRNS से. ईच सेंटेंस इज फॉलोड बाय 4 सीक्वेंस नेमली A, B, C and D. इंडिकेट द रीअरेंजमेंट करना है आपको इनको. यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है. तो सबसे पहले हम जाते हैं हमारे ऑप्शंस पे. तो देखो P के भी 50% चांस है और Q के भी 50% चांस है. तो इसमें हम सबसे पहले P को पढ़ते हैं. P हमारा इंडिया हैज़ बिकेम हो सकता है. देन Q को पढ़ते हैं विद टाइम. ओके, P के ज़्यादा सेंस लग रहे हैं कि P हो सकता है इसमें. देखते हैं किसका पेयर बन रहा है. P के बाद R हो सकता है. द इंडिया हैज़ बिकेम विद, नो, इंडिया हैज़ बिकेम कुछ ना कुछ कर बनना चाहती. इंडिया हैज़ बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, यानी P और S का पेयर बन रहा है. तो PS कहाँ पे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है. एक तो यहाँ पे है PS का पेयर, एक यहाँ. इंडिया बनना चाहता है. द इंडिया हैज़ बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर विद. अब देखो इसमें हमें एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा. QPS का पेयर बन रहा है विद टाइम.
टाइम के साथ इंडिया हैज़ बिकेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर हो सकता है, या फिर आरपीएस का पेयर बन रहा है आर, अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर। तो वाटर की तो हम बाद में बात करेंगे ना, तो एस और आर का पेयर बन रहा है, तो पी एस आर, एस और आर का पेयर बन रहा है, पी एस आर एक में ये, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, इसमें हमारे क्यू के 50% चांस है और इनके 25 तो सबसे पहले आर और पी को चेक करते हैं। आर हो सकता है द एक्सट्रीम्स हो सकता है, पी हो सकता है प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स हो सकता है, क्यू हो सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हो सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन अब हम पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। इनमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सारे ऑप्शन मैच करें। आर के बाद ऐसा है द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये तो सही बन रहा है, द एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट चेंज जो हमें दिख रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी एस क्यू का पेयर है। फिर द एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट चेंज प्रेजेंट है जो कि एग्जिस्टेंशियल्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड। पी के बाद आर हो सकता है प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल प्रिल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, किस चीज़, प्रेजेंट एग्जिस्ट प्रिल्स जो है। क्यू के बाद पी हो सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट, नो, तो कुछ मैच नहीं करा। पी क्यू के बाद आर हो सकता है, क्यू के बाद आर ऑल ओवर द वर्ल्ड द एक्सट्रीम, द वर्ल्ड द एक्सट्रीम एक साथ नहीं आ सकते, बीच में कंजक्शन आना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देन हम देखते हैं एस के बाद पी आ सकता है ऑफ क्लाइमेट चेंज प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल प्रिल्स हो सकता है। आर के बाद एस द एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी आर और एस का तो पेयर बन रहा है, पहले आर आना चाहिए उसके बाद आना चाहिए एस, द एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो आर एस का पेयर यहाँ भी है, आर एस का पेयर यहाँ भी है। अब देखते हैं पी और क्यू का पेयर्स बन रहा है या फिर पी आर एस का पेयर बन रहा है, क्यू लास्ट में आना चाहिए। सबसे पहले पूरा चेक करते हैं। फर्स्ट, द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल प्रिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी सही है। सेकेंड, प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल प्रिल्स द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखो ये क्यू के साथ आर का थोड़ा मैच कम दिख रहा है, बाकी ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमें ए लग रहा है पढ़ने से, तो आंसर ए ही होगा हमारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पी क्यू आर एस सभी हैं, सभी को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। द कंपनी फोरकास्ट है एविएशन मार्केट अलोंग द G20 कंट्रीज दैट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग। अब इसमें हमारा एस नहीं हो सकता क्योंकि दैट कहीं ना कहीं ये कंजक्शन का ही काम कर रहा है, इससे पहले कुछ आना चाहिए। दैट इंडिया की इंडिया विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग कर रही है, तो यहाँ पे हम देखते हैं आर और एस का पेयर है द G20 कंट्रीज दैट, नो, G20 कंट्रीज की द इंडिया, नो, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। देन पी के बाद इसका पेयर द कंपनीज फोरकास्ट, कंपनी की फोरकास्ट है कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग कर सकता है एविएशन मार्केट में अमंगस्ट, इनके बीच में द G20 कंट्रीज़ के लिए आया है अमंगस्ट, यानी क्यू और आर का पेयर है, क्यू और आर का पेयर दो में, तो ये तो हमने पहले ही कर दिया था कर क्यू आर,
तो सबसे पहले क्यू आना चाहिए या फिर पी आना चाहिए। तो सबसे पहले पी आना चाहिए, क्योंकि हम पहले फोरकास्ट करेंगे, फिर उसके बीच में हम क्या करेंगे, ग्रोइंग चीज़ को देखेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे आर, पी क्यू आर एस सभी है इसमें भी। देखते हैं, नियर विलेज और हीडर कैंप्स हो सकता है। शैंगडोंग्स आर ट्रेडिशनल, क्योंकि ज़्यादा सेंस बन रहे हैं यार, जैसे सब्जेक्ट दिए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ट्रेडिशनल है। ट्रैप स्टोन वॉल्स यूजुअली बिल्ड किए गए हैं ट्रैपिंग पिट्स विद इन्वर्टेड फनल शेप्ड में उसको किए गए। शैंगडोंग्स आर ट्रेडिशनल ट्रैपिंग पिट्स हैं, ट्रैपिंग गड्ढे हैं विद इन्वर्टेड किए गए हैं फ्यूनल शेप्ड के स्टोन वॉल से। यूजुअली बिल्ड किया जाता है नियर विलेज और हीडर कैंप्स में। हो सकता है, तो पहले आ सकता है स्टोन वॉल्स यूजली बिल्ड, कैसी स्टोन वॉल को बिल्ड किया, आर हो सकता है। लेकिन नियर विलेज और हीडर कैंप्स कहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, तो उसके बारे में कुछ आंसर नहीं दे रहा। पी नहीं हो सकता, सॉरी। आर हो सकता है एज ट्रैपिंग पिट्स विद इन्वर्टेड फनल शेप्ड। ट्रैपिंग पिट्स इसका सब्जेक्ट होना चाहिए। ट्रैपिंग पिट्स विद इन्वर्टेड फनल शेप्ड के होते हैं क्या, सैंगडोंग्स, तो ये भी नहीं हो सकता। देखते हैं अब इसको, आर के बाद ऐसा हो सकता है स्टोन वॉल्स यूजली बिल्ड किए जाते हैं, बिल्ड ट्रैपिंग पिट्स, नो, ये तो पहले से ही किए जा चुके हैं, तो बिल्ड किए गए हैं कहाँ पे किए जाएंगे, ट्रैपिंग पिट्स नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। दोबारा से पढ़ लेते हैं। शैंगडोंग्स आर ट्रेडिशनल ट्रैपिंग पिट्स विद इन्वर्टेड फ्यूनल शेप्ड के होते हैं, स्टोन वॉल से बने होते हैं, यूजुअली बिल्ड नियर विलेज और हीडर कैंप्स में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आर के भी 50% चांसेस है और क्यू के भी। तो आर देखते पहले, इंडिया हैज़ होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो इसलिए सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होना चाहिए हमारा। देन क्यू हो सकता है नेशन ओवर द ईयर। देखो ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब हमें सब्जेक्ट ढूंढना चाहिए, इससे पहले एक सब्जेक्ट है, तो आर के चांसेस हो जाएंगे, तो ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। आर के बाद एस आना चाहिए, आर के बाद क्यू आना चाहिए। तो इंडिया हैज़ ब्रोड बैक, अब देखो हैज़ के बाद या तो वो की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए या कुछ ऐसा पोजीशन होना चाहिए। तो क्यू देखते हैं, इंडिया हैज़ नेशंस, इंडिया के पास नेशन है, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो वो की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो इसमें इंडिया हैज़ ब्रोड खरीद सकती है, बैक सर्वल एंटी क्वालिटीज़ फ्रॉम अदर नेशन से ओवर द ईयर, कुछ सालों के बाद में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, अप्रोप्रिएट लग रहा है। 26 में देखते हैं, जिसमें से हमारे क्यू के 50% चांसेस है, यानी आंसर इन दो में से होना चाहिए, लेकिन आंसर हमारा ए और सी में से भी हो सकता है। तो हम पहले ए और सी को चेक करेंगे। पी हो सकता है द अरावली हिल्स रेंजेस, हो सकता है। उसके बाद आर स्प्रेड आउट ओवर द नेचुरल लैंडस्केप में स्प्रेड आउट कर चुकी है, फैल चुकी है, ये भी सही है। ऐसा हो सकता है द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स आर स्प्रेड आउट ओवर द नेचुरल लैंडस्केप में, ये भी हो सकता है। अब हमें देखना होगा पेयर, क्योंकि ये भी हो सकता है। क्यू देखते हैं,
ऑफ द यमुना रिवर, ये देखो यहाँ से प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है और ये पैरेललिज्म को मेंटेन कर रहा है। इसका सब्जेक्ट बाद में हो सकता है द यमुना रिवर्स एंड द करके आना चाहिए, द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स या फिर द अरावली हिल्स रेंजेस। क्यू के बाद पी भी हो सकता है, क्यू के बाद आर भी हो सकता है, लेकिन क्यू के बाद इसने फिर आर दिया है, पी नहीं दिया। तो क्यू के बाद आर तो हो ही नहीं सकता, तो यानी ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देन देखते हैं द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, ब्रेपो का ऑब्जेक्ट है ये, तो सब्जेक्ट द बायोडाइवर्सिटी पार्क आर स्प्रेड आउट, या तो ये या तो पी या फिर एस, पी एस में से कोई स्टार्ट होना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकते दो, तो क्यू से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, इसको हटाओ। देखो मैंने कहा था ना, हो भी सकते हैं नहीं भी। इनका तो कुछ इन दो पी आर का भी पेयर बन रहा है और एस आर का भी पेयर बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्यू के बाद एस आना चाहिए या फिर पी आना चाहिए, लेकिन क्यू के पहले इसने दे दिया है तो ये वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यू के बाद या तो एस आना चाहिए या पी आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्यू के बाद पी दिया है इसने, एंड द अरावली रेंजेस, ये हमें देखना पड़ेगा ऐसे करके कि कौन सा आ सकता है। यहाँ पे देखो पैरेललिज्म को मेंटेन करे तो द रिवर्स करके है, तो द बायो डाइवर्सिटी पार्क्स भी है, तो ये भी हो सकता है, द अरावली रेंजेस भी है, लेकिन क्यू के बाद हमें एस तो दिख ही नहीं रहा है, क्यू के बाद पी होना चाहिए, तो ये होगा हमारा द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स आर स्प्रेड आउट हो चुके हैं ओवर द नेचुरल लैंडस्केप में ऑफ द यमुना रिवर एंड द अरावली हिल्स रेंजेस में भी ये फैल चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैमिली, सॉरी हमें ये देखना है पी क्यू आर एस सभी है इसमें, द फैमिली फाउंड आउट डियर मदर्स लैंड वर किसकी मदरलैंड, तो हमें बी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं हम दैट सेम सम ऑफ, दैट के पहले कुछ ना कुछ कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा, अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है तो भी उसको कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ होगा, तो आर भी नहीं हो सकता। देन पोलैंड इन ए कार, अब ये इसका प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट हमारा किस में है, सिर्फ इसमें द फैमिली, और ये फाउंड आउट ये हमारा वर्ब है। ढूंढ निकाला है किसको, द फैमिली फाउंड आउट डियर मदर्स फ्रेंड को, वी आर गोइंग टू दैट सम ऑफ पोलैंड इन ए कार, दैट सम ऑफ पोलैंड इन ए कार में जो जा रहे थे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट का सेंस दे रहा है, तो पी से ही स्टार्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर एस, इसमें भी पूरे अर्थ में सीम्स immense from the perspective of humans and almost limitless living on its surface. पेयर बना के देखते हैं, क्यू पी का पेयर बन रहा है, अर्थ में सीम्स इमेंस फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमंस हो सकता है, इसके बाद बी लिविंग ऑन इट्स सरफेस, अर्थ में भी, तो लिविंग ऑन से तो स्टार्ट होगा नहीं, ये नहीं हो सकता। देन क्यू फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन के परस्पेक्टिव से ह्यूमंस लिविंग ऑन इट्स सरफेस,
ऑफ ह्यूमंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस लिविंग ऑन इट्स सरफेस होना चाहिए, तो इसका मतलब क्यू भी नहीं होगा। आर देखते हैं, आर के बाद पी का पेयर बन रहा है, एंड तो नहीं आएगा, एंड से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट किया हमने, बन नहीं रहा था कुछ भी सेंस, एलिमिनेट करके हमारा आंसर आया पी क्यू आर है, सीधा सीधा ही। अर्थ में सीम्स इमेंस फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस लिविंग ऑन इट्स सरफेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, क्यों हो नहीं सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, पी भी नहीं हो सकता, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है। आर मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्न ओवर, हो सकता है मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है वो टर्न ओवर है। हाउ ग्रोवन हो सकता है, ऐसा आना चाहिए। द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट हैव ग्रोवन, तो एस और क्यू का पेयर बन रहा है, एस के बाद क्यू आना चाहिए, एस के बाद क्यू सिर्फ एक में, ऑप्शन नंबर डी में, तो ये आंसर होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन, इसमें भी हम चेक करेंगे, इसमें भी पी क्यू आर एस सारे दिए। इमर्स एट लास्ट इनटू ए, लग तो नहीं रहा है कुछ सेंस, फिर भी देखते हैं। दोज हु पास थ्रू, दोज वो जो पास थ्रू हो चुके हैं कौन, तो इसमें आंसर है तो वो सबसे पहले हुआ है कंट्री ऑफ अनअर्थली ब्यूटी दैट वैली ऑफ डार्कनेस, इसके बारे में हम बताएंगे, तो हो सकता है क्यू से भी स्टार्ट। आर से देखते हैं, कंट्री ऑफ अनअर्थली ब्यूटी हो सकता है, एस से दैट वैली ऑफ डार्कनेस, अब ये नहीं होगा क्योंकि इससे पहले कुछ ना कुछ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। दोज हु पास थ्रू, वो जो यहाँ से गुजरे हैं, दैट द वैली ऑफ डार्कनेस से, तो कहीं ना कहीं क्यू और एस का पेयर बन रहा है, तो क्यू एस क्यू एस क्यू एस, और इसमें नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्यू से तो ऐसे तो वैसे भी नहीं हो रहा था, वैसे भी एलिमिनेट कर दिया था। दोज हु पास थ्रू दैट द वैली ऑफ डार्कनेस, पी आर का पेयर दिख रहा है, इमर्स एट लास्ट इनटू ए कंट्री ऑफ अनअर्थली ब्यूटी, हो सकता है, या पी आर का तो पेयर है, इमर्स एट लास्ट इनटू आ कंट्री ऑफ अनअर्थली ब्यूटी, हो सकता है पी और आर का पेयर है, पी आर फिर से दिख गए, ये नहीं हो सकता, क्यू एस पहले आना चाहिए या पी आर, तो देखो पी वाला इमर्स एट लास्ट इनटू ए कंट्री ऑफ अनअर्थली ब्यूटी दोज पास थ्रू, तो एस और क्यू का कहीं पेयर नहीं बन रहा, आर और क्यू का कहीं पेयर नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर क्यू हो जाएगा, क्योंकि एस के बाद पी का तो बन रहा है, डार्कनेस इमर्ज करता है एट लास्ट इनटू ए कंट्री ऑफ अनअर्थली ब्यूटी का। दोबारा से पढ़ के देख लेते हैं। दोज हु पास थ्रू द वैली ऑफ डार्कनेस
emerge at last into a country of unearthly beauty। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। देखो, हमने पीछे के जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमने देखा है कि बहुत से क्वेश्चन पेपर में ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा है, कुछ में नहीं पूछा, क्योंकि बीच में फिर उन्होंने जो होमोनिम्स है वो डाल दिए इसके बजाय। तो कैसा भी पेपर आ सकता है, हमें सभी के लिए रेडी होना रहेगा। और मोस्ट ऑफ तो यही रहता है कि जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं वो 4 या 5 आ जाते हैं, और 10 में से हमें 5 to 7 ही करने होते हैं, चाहे वो होमोफोन्स आ जाए या फिर ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाए। तो हम प्रीवियस ईयर का जितना पढ़ के जाते हैं उनमें से हमारे क्वेश्चन आने के चांसेस रह सकते हैं, जिसमें से हमारे 5 to 7 क्वेश्चन सही होने के चांस हो जाते हैं। अब यहाँ पे है हमारा (31) हैव। सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ेंगे। गिवन बिलो आर सम इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव मीनिंग्स के साथ आपको दिए हैं। चूज़ करना आपको अपना रिस्पॉन्स A, B, C और D में से, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा मीनिंग, एंड मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। तो हैव एन एक्स टू जेरन का मतलब होता है कि कोई भी सेल्फिश काम करना। तो यहाँ पे देखो, टू हैव ए सेल्फिश एम और मोटिव के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं वो हैव एन एक्सेस टू जेरन ये होगा। ए थिंक इज केयरलेस प्रॉब्लम, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब होगा टू एक्सेप्ट करना किसी भी बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन फिर भी उसको हम एक्सेप्ट करके उसको फेस करते हैं। तो एंग्री नहीं होंगे हम किसी पे, कीन नहीं होंगे उसके लिए, ट्राई नहीं करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और फेस करेंगे। टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट एंड डिफ़िकल्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मीन होगा, वैसे तो देखो सबसे बड़ा आंसर होता है ना, वही इसका आंसर होता है। तो आप इसमें मतलब तुक्का नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे ट्रिक मान लो कि जो सबसे बड़ा दिखता है हमें आंसर, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे क्या होता है कि आपने 4 ऑप्शंस पढ़ लिए और उसके बाद आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं करने का, क्योंकि रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सही होता है। मैंने भी ऐसा किया। लाफिंग स्टॉक तो इसमें हो जाएगा समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड करता है एंड इज़ मेड फन ऑफ, कि कोई भी चीज़ को है ना सीरियस ना लेके उसको फन के वे में करता है। ये नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ऐसा थोड़ी ना है लाफिंग स्टॉक का मतलब कि वो लड़ाई कर रहा है, या फिर सीधा मीनिंग तो होगा नहीं, रिस्पेक्ट कर रहा है, ये भी नहीं होगा। पे ओवर द ओड्स, अपने किसी दूसरे विपरीत को पे करना। तो इसका मीन हो जाएगा, देखो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, डी ऑप्शन। टू पे मोर फॉर समथिंग देन इट इज़ वर्थ, कि उस चीज़ के लिए पे करना जो कि आपके लिए क्या है, वर्थ इट है। तो पे ओवर द ओड करना। प्ले टू द गैलरी, प्ले टू द गैलरी का मीन होगा टू से थिंग्स दैट विल बी, किसी को एडमायर करना। जैसे आप गैलरी में होते हो, आपको बाहर कुछ बच्चे वगैरह दिखते हैं तो आप उनको एडमायर करते हो, वैसे आप ऐसा सोच सकते हो। तो इसमें भी सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो हमारा बी है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर सही होता है। 36 है हमारा बी इन द सूप। अब कोई भी सूप अगर हमें कभी सर्दी जुकाम हो जाता है तो हमारे लिए कितना इरिटेटिंग लगता है, तो वही चीज़ है हेल्दी। हेल्दी होती है लेकिन सही मीनिंग पे नहीं जाना। वर्क प्लेस ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। टू बी इन ट्रबल सिचुएशन में आ जाना। ए टर्न ऑफ द स्क्रू, स्क्रू को टर्न करना। इसमें पहले तो सबसे बड़ा आंसर देखना है, सबसे बड़ा या तो ए लग रहा है या डी लग रहा है, तो ए और डी को पढ़ते हैं। टू बिगेन टू बिहेव इन ए मोर पॉजिटिव वे, या फिर एन एक्शन विच मेक ए बैड सिचुएशन वर्स। तो ए टर्न ऑफ स्क्रू मतलब वो उस सिचुएशन को बैड भी बना सकता है आपके अगेंस्ट। तो अप्रोप्रिएट आंसर इज डी।
38 है वाइट एलिफेंट, हमें पता ही है कि ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो और हमारे कोई भी काम की ना हो। तो देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, बी, और आप पढ़ के भी देख सकते हो। समथिंग दैट हैज़ कॉस्ट ए लॉस्ट ऑफ मनी बट हैज़ नॉट यूजफुल पर्पस के लिए है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हॉट पोटैटो, समवन हु इज़ वेरी एंग्री। अब सबसे बड़ा इनमें से कौन सा दिख रहा है, ये वाला, या तो बी या सी, या तो बी या फिर सी, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं। सभी को पढ़ लेते हैं। ए हॉट पोटैटो, समवन हु इज़ एंग्री, नो। समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विथ, समवन हु इज़ होलियर देन अपीयर्स टू बी। टू अनेबल टू डिसाइड, ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसी कुछ सिचुएशन हॉट पोटैटो, जैसे कि हमारे हाथ में अगर गरम गरम आलू आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, हम वो गरम लगने लगता है, तो कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में, कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में लेते हैं। तो वही सिचुएशन है कि किसी भी समथिंग को हम दैट इज़ डिफ़िकल्टी से डील करना। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट है टू डील विद, उसके साथ डील करना। और गरम गरम खा लेते हैं तो वैसे ही डील डिफ़िकल्ट हो जाती है। एप्पल्स एंड ऑरेंज, यानी एप्पल अपने आप में एक अलग फ्रूट है और ऑरेंज अपने आप में एक अलग फ्रूट है, और फिर भी हम उन दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब होगा कि कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो सबसे बड़ा है ऑप्शन नंबर सी, और ये इसका आंसर होना चाहिए। पढ़ सकते हैं पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस अनकम्पेरेबल, जिनके बीच में हम कोई भी कंपेयरिंग नहीं कर सकते। देन अब है हमारा स्पॉटिंग एरर्स। सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ना है। ईच आइटम इन द सेक्शन हैज़ सेंटेंस विद 3 अंडरलाइन पार्ट्स लेबल ए बी सी है हमारे पास, और डी में नो एरर है। रीड करना है ईच सेंटेंस को, फाइंड करना है वेदर देयर इज़ एनी एरर इन एनी अंडरलाइन पार्ट्स, एंड यहाँ पे एंड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे और आना चाहिए क्योंकि वेदर के साथ और आता है। एरर और इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर सीट against the corresponding, that is A, B, C. If you find no error, your response should be indicate as D. Then अभी हम find करते हैं। Guest is unwelcome when he says too low. गेस्ट का अनवेलकम किया गया, तो किया गया ये जा रहा है पैसिव में, तो गेस्ट इज़ अनवेलकम्ड, ऐसा होता तो नहीं, किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है हमारा। देन माई फ्रेंड एंड बैन फैक्टर हैज़ कम। अब ये देखो ये क्या है, एक ही चीज़ है। अगर इनके बीच में यहाँ पे दा लग जाता तो इसका मतलब फ्रेंड की ही बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दा नहीं है तो ये सॉरी दा लग जाता तो इसका मतलब डिफरेंट की बात कर रहा है। अब इसका मतलब है मेरा फ्रेंड और बैन फैक्टर हैज़ कम, यानी एक ही चीज़ है वो, कि मेरा फ्रेंड या बैन फैक्टर आया। तो इसमें हमारा हो जाएगा नो एरर। ईदर ही और, ईदर के साथ और आता है, सही है।
दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करता है, ही और आई को ज्वाइन किया है, और इसमें जो नियरेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी एम मिस्टेकन। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है। ईच ऑफ के बाद हमने यहाँ पे भी देखा, आप यहाँ पे भी देखते हो, देखो ईच के बाद हमारा जो आता है वो ईच ऑफ के बाद आएगा। ईच ऑफ के बाद प्लूरल हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और सिंगुलर उसकी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। देन आप देख सकते हैं ईज ऑफ दी सब्सटेंस प्लूरल आया, सही है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे हमारी सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, इज़ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए इज़। ईच ऑफ दी सब्सटेंस इज़ फाउंड इन इंडिया, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। देन 45 है हमारा, हु डू यू विश टू सी, कौन है जिसको तुम विश देखने की विश करती हो, हु डू यू विश, हु डू यू विश टू सी, ये भी सही है, तो हु लगाने की जरूरत नहीं, वैसे भी वह कौन है, हु कौन है, हु के बाद तो ये आना चाहिए हमारे पास इज़ एम आर, तो ऑप्शन नंबर ए ही कहीं मिस्टेक दिख रहा है, ये सीधा भी सही है, डू यू विश टू सी, तुम किसे देखना पसंद करोगे, या किसे देखने की आपको डिज़ायर है, तो ऑप्शन नंबर ए में कहीं ना कहीं गड़बड़ दिख रही है पढ़ने में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीसीज, वन ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल आता है, स्पीसीज प्लूरल है, सही है। दैट हैज़ एवर बीन मेड इन द पार्लियामेंट, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट पीसेस में से है, दैट हैज़ एवर बीन नहीं आना चाहिए, दैट जो कि है, दैट हैज़ एवर मेड इन पार्लियामेंट में हो चुकी है, तो ऑप्शन बी में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स दिख रही है। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट पीसेस दैट हैज़ मेड इन द पार्लियामेंट, बी नहीं आना चाहिए, मेड आ गया ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, पार्लियामेंट में बनाई गई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 47, आई प्लेड विथ सेम बैट दैट यू यूज्ड, आई प्लेड विथ सेम बैट, मैं सेम बैट से खेलता था, दैट यू यूज्ड, जो तुम यूज़ कर रहे हो, जो तुमने, दैट यू यूज्ड, जो तुमने यूज़ किया, आई प्लेड विथ सेम बैट, तो यहाँ पे देखो आई प्लेड विथ सेम बैट, आई प्लेड विथ दिस बैट दैट यू यूज़, मैं इस बैट से खेला करता था जो कि तुम यूज़ कर रहे हो, ऐसा सेंस होना चाहिए, सेम बैट नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी में कहीं ना कहीं मिस्टेक दिख रही है, बाकी ये डाउटफुल है थोड़ा। देन 48, हिज रिटन स्टेटमेंट डिफर्स करते हैं इन सर्वल इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम हिज ओरल स्टेटमेंट, his written statement उसके रिटन स्टेटमेंट डिफर्स इन सर्वल इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट के साथ टू आना चाहिए, फ्रॉम हिज ओरल स्टेटमेंट, हिज रिटन स्टेटमेंट डिफर्स इन सर्वल इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट टू हिज ओरल स्टेटमेंट के लिए वो भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ मिस्टेक लग रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव ऑर्डर्ड फूड, ऑर्डर्ड के साथ कभी फूड नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर ए, या तो ऑर्डर फॉर होगा, ऑर्डर ऑर्डर के साथ फॉर आएगा, या फिर ओनली फॉर ऑर्डर रहेगा। आई हैव ऑर्डर 3 cups ऑफ कॉफ़ी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन मस्ट नोट बूस्ट ऑफ वंस own सक्सेस। वन मस्ट नोट, ये हमारा प्रोनाउन है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है मॉडल्स में। ये मस्ट नोट बूस्ट करना चाहिए आउन, वंस आउन, अब ये इसी के लिए है, आउन का जो पजेशन होगा वो आउंस होगा, आउंस सक्सेस, वंस आउन सक्सेस, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो बिल्कुल सही है, तो इसमें तो नो एरर। हेल्पिंग वर्ब में भी कोई एरर नहीं है, प्रोनाउन में भी कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा टी। देन हमारे आते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स देखते हैं हम। सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ेंगे। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ द सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेलेक्ट करना है हमें नियर बाई मीनिंग और अंडरलाइन करना है वर्ड को और फिर अपना रिस्पॉन्स देना है। एंक्शियस, पहले सबसे पहले हम सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट एंक्शियस फॉर वर्क, उसको एंक्शियस वर्क के लिए ग्रेजुएट में क्या हुआ, प्लेंटी मिले। ईगर का मतलब किसी चीज़ की भूख होना, कंपोज करना मतलब बाहर निकालना। इनडिफरेंट होना, एकदम अलग हो जाना, यानी उससे बाहर निकल जाना। प्रोमिनेंट का मतलब भी अलग, तो वैसे भी आप कर सकते हो। कंपोज का मतलब उसको बाहर निकालना, इनडिफरेंट का मतलब उससे अलग हो जाना प्रोमिनेंट का, और एंक्शियस का मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए क्या कर रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है। एंग्शियस होना, एंग्जाइटी होना, ईगरनेस होना, ये सेम चीज़ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ द मोनार्की वॉज सर्कमस्क्राइब बाय द न्यू लॉ, जो मोनार्की का जो पावर है वो सर्कमस्क्राइब है इस न्यू लॉ के लिए। तो देखो, नेचुरल है, नेचुरलाइज्ड, सर्कमवेंटेड है, नोटिफाइड है। देखो, नोटिफाइड होना, पहले से ही तय होना, सेम चीज़ है नेचुरल। और सर्कमवेंटेड और कंस्ट्रेंट, तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है ये ए और सी में से हो सकता है। तो कॉन्स्ट्रेंट करना, कॉन्स्ट्रेंट होना किसी से, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि ये। हमें सेम दिख रहा है, हम ये टिक करके आ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हमारा होगा ए। थर्ड है ईवेसड्रॉपिंग, वी कॉट हिम, हमने उसे पकड़ा। ही वाज ड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर, जैसे वो कूद रहा था, एवर ड्रॉपिंग कर रहा था। तो वंडरिंग एमलेसली, टॉकिंग लाउडली, लिसनिंग सीक्रेटली, रिफ्लेक्टिंग कामली। अब इसी में से हम देखेंगे, वी कॉट हिम, हमने उसे पकड़ लिया। ही वाज ड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो, जैसे ही वो विंडो से क्या कर रहा था, बाहर निकल रहा था या कुछ सुन रहा था, तो उसी के। तो टॉकिंग लाउडली, नो, लाउडली होता तो हमें पकड़ने की ज़रूरत ही क्या थी। वंडरिंग एम ही होता तो फिर ऐसा कुछ करने की। रिफ्लेक्टिंग कामली हो सकता है, और लिसनिंग सीक्रेटली, तो जो भी ये आउटसाइड विंडो हो रहा है और फिर हम उसको पकड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई हम सीक्रेट काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप रिलेट करके देख सकते हो।
देन नेक्स्ट है हमारा इसमें, द पार्टी लीडर exhorted his member to start preparing for the formation of their government. पार्टी के लीडर ने एग्जॉस्ट कर दिया दिस मेंबर को, जब पार्टी हमारी क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। कहीं ना कहीं मतलब बाहर निकालने से मतलब आ रहा है। तो एक्सेप्टेड करना, एक्सेप्टेड या फैसिलिटेटेड करना और डिसकरेज करना, तो इनका तो कहीं ना कहीं अलग ही मीन निकल रहा है। फैसिलिटेट करना, मिलाना, डिसकरेज करना, उसको डाउन करना, तो डाउन करने वाली बात तो है ही नहीं। एक्सपेक्टेड करना, एक्सपेक्टेड का मतलब है उससे कुछ उस पे ही डिपेंड रहना, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट करके हम आंसर कर सकते थे, अस्त कर दिया गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लोकल पीपल आर हॉस्पिटेबल टू स्ट्रेंजर। लोकल पीपल के लिए स्ट्रेंजर्स कैसे होते हैं, आदरणीय होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। श्योरली डिस्टेंट होते हैं। फ्रोस्टी, फ्रोस्टी का तो मतलब फ्रस्ट्रेशन से रिलेट कर सकते हो, नहीं। डिस्टेंस, डिस नेगेटिव सेंस में जाए। श्योरली हो सकता है, या फिर कोर्डियल, कोर्डियल को आप रिलेट कर सकते हो। जैसे हार्ट को जो चेक करता है उसे हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। तो कोर्डाइल उससे रिलेट कर सकते हैं कि हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। जो लोकल पीपल होते हैं वो स्ट्रेंजर्स का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। हमने इसको भी एलिमिनेट किया। 56 सच ट्रेडिशनल मेथड सीम्स इन कांग्रेस इन आर टेक्निकल एज। तो यहाँ पे कि सच ट्रेडिशनल मेथड्स हमें दिखते हैं इन कांग्रेस इन आर टेक्निकल एज में। तो अनस्विमिंग, कॉन्स्टेंट, अनवेयरिंग, इनएप्रोप्रिएट, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में दे रहा है। टेक्निकल एज में हमें ऐसे दिखते हैं। कॉन्स्टेंट तो होगा नहीं। अनस्विमिंग, अनवियरिंग, अनएप्रोप्रिएट हो सकते हैं कि कुछ मेथड होते हैं वो दिखने में हमें अनएप्रोप्रिएट लगते हैं इन आर टेक्निक। अनस्विमिंग और अनवेयरिंग का तो कोई सेंस नहीं जा रहा, तो ऐसे करके भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। मोहन एस मेरिकल टेम्परामेंट, मेरिकल। अब मेरिकल को आप कर सकते हो मर्सी से। मर्सी का मतलब दयालु। प्लीजेंट का मतलब शांत। एग्रेबल का मतलब उसमें होना। वोलेटाइल का मतलब, इन सभी का सेम मीनिंग दिख रहा है। एग्रेबल होना, मर्सीफुल होना, ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड हो रहा है। मैक्रिकल टेम्परामेंट में यानी मर्सीफुल हो रहा है। वोलेटाइल, प्लीजेंट, एग्रीबल, इन तीनों का तो सेम ही सेंस निकल रहा है। एग्री हो रहा है, वो प्लीजेंट हो रहा है, उस बात से सहमत हो रहा है, वोलेटाइल हो रहा है। यहाँ पे देखो 58 में हमारा है, इट इज़ obligatory for all employees to wear protective clothing. It is obligatory, जैसे obligation का मतलब क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं कोई भी चीज़ जिसको हम मान रहे हैं, मैंडेटरी कर रहे हैं। इट इज़ obligatory for all employees to wear protective clothing.
ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए है कि उनको एक प्रोटेक्टिंग क्लॉथ ही उनको पहनने हैं। तो वॉलेंट्री तो नहीं होगा, एलिटिव नहीं होगा, ऑप्शनल का तो है ही नहीं, ये होगा इनिशियल। ये सबके लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, इनिशियल है कि उनको अच्छे क्लॉथ पहनने होंगे। और इसमें हमारा चेक किया, इसमें आंसर हमारा डी ना होकर के हमारा आंसर होगा ए। ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन में हमें देखने को मिल जाता है। मेडिकल का मतलब होगा वोलेटाइल से। देन 59th में हमारा सी हैज़ ए जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू लीवर डिजीज़। उसके पास एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है लीवर की डिजीज़ में। तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब कहीं ना कहीं रोकने से हो गया, ये तो नहीं होगा। इम्यूनिटी है, वर्नेबिलिटी है, वर्नेबिलिटी कि कहीं ना कहीं उसमें क्या है, खामियां है, एग्जाम्पशंस है नहीं, वर्नेबिलिटीज़ है उसके लीवर डिजीज़ में जो कि जेनेटिक है उसके। देन नेक्स्ट है सी वोर ए सर्डोनिक स्माइल ऑन हर फेस। वो अपने फेस पे एक सर्डोनिक स्माइल रखती है। मोकिंग, रिस्पेक्टफुल, वेन रिवेंशियल, डिफरेंशियल। अब यहाँ पे देखो, डिफरेंशियल का मतलब बिल्कुल अलग, रिवेंशियल का मतलब वेरी करता है वैसे कुछ में। सार्डोनिक, सार्डोनिक का मतलब कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट वाली स्माइल होती नहीं है, हंसने वाली स्माइल होती है। तो मोकिंग, मजाक वाली, वो हमेशा सार्डोनिक स्माइल रखती है अपनी फेस पे, मोकिंग यानी मजाकिया। देन अब आते हैं हमारे S1 और S6 पे हम। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले इसमें डायरेक्शन है। इन दिस सेक्शन ईच आइटम्स कंसिस्ट ऑफ 6 सेंटेंस में हमें मिलेंगे। फर्स्ट एंड 6 हमें दिए हुए होंगे S1 और S6 में, और मिडिल के जो 4 सेंटेंस है वो जम्बल्ड मिलेंगे जिन पे लेबल किया गया है PQRS। और हमें उन 4 ऑप्शंस को फॉलो आउट करना है, सजेस्ट करना है, और एक सीक्वेंस में उन सेंटेंस को रीअरेंज करना है, और हमें आइडेंटिफाई करना है एप्रोप्रिएट ऑप्शन को। तो इसमें हमारा फर्स्ट है लाइक मैनी ऑफ इट्स ट्रॉपिकल काउंटर पार्ट्स, इंडिया वॉज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन विच रूल्ड आउट एनी मूव टू एडजस्ट द एक्सचेंज रेट। कि लाइक मैनी ऐसा बोल सकते हैं, ट्रॉपिकल काउंटर पार्ट में इंडिया की जो कॉलोनी, ब्रिटेन की जो कॉलोनी थी इंडिया में, वो रूल कर रही थी और मूव कर रही थी एडजस्ट होने के लिए एक्सचेंज रेट पे। तो देन अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो सारे ही ऑप्शन हैं, तो एक एक करके को देखेंगे। पी हो सकता है इन डिबेटेड बिजनेस फेल्ड। बिजनेस की यहाँ पे कुछ बात ही नहीं की गई है। बिजनेस की यहाँ पे कुछ बात ही नहीं की गई। और विद डेविलेशन मोड politically impossible fall in export demand led to sustained and deep deflation। हो सकता है in debated household liquidate as a very variety of assets to repay loans when they could। इस नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट सेशन में करने की कोशिश करें।